तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 को कर रखा था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 पे पावर n हो। ठीक है, और वो जो है वो शून्य पर समाप्त होना चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा। तो आपको ये बात पता होगा कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगा, मान लो कि अगर 10 क्या हो रहा है तो 0 पे समाप्त हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में है, तो 2 गुना 5 के फॉर्म में है। ठीक है, कोई भी संख्या मान लो वो किस फॉर्म में होगा, तो वो होगा 2 गुना 5 के में 5 के फॉर्म में। ठीक है, अगर 20 ही है तो 20 क्या है, तो 2 गुना 5। ठीक है, तो इसमें भी 2 गुना 5 के फॉर्म आ ही रहे हैं। अगर 30 भी मान लो तो सेम ऐसा ही आएगा, 3 गुना 2 गुना 5। ठीक है, ऐसा ही होगा। तो जब भी कोई संख्या को अगर शून्य पे वो समाप्त हो रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो 2 गुना 5 चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। यदि 6 पे पावर n के लिए इकाई अंक है, यदि 6 पे पावर n के लिए इकाई अंक है तो उसका जो है एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक गुणनखंड जो है वो या तो 2, एक गुणनखंड जो है 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 अवश्य होना चाहिए। यदि 6 पे पावर n जो है वो इकाई अंक है तो उसका जो है एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग नीचे में लिखेंगे, परंतु यहाँ पर क्या है, जो 6 पे पावर n है ना वो किस फॉर्म में है, तो 2 गुना 3 के फॉर्म में है। अगर आप तो 6 पे पावर n जो है वो किस फॉर्म में है, तो 2 गुना 3 के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। जो कि क्या है, जो कि क्या दर्शाता है यहाँ पर, जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 जो है, 2 और 3 जो है वो 6 पे पावर n के क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड है, एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है, ये एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 6 पे पावर n को यदि शून्य पर समाप्त होना होगा तो वह क्या होगा, तो वह 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, यदि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो वो 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए। परंतु ये किस फॉर्म में है, परंतु 6 पे पावर n जो है वो 2 गुना 3 के रूप में है, 2 गुना 3 के रूप में है। ठीक है, अतः यह क्या होगा, 6 पे पावर n जो है, अतः 6 पे पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखो, शून्य पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, तो वो 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन 6 क्या है, तो वो 2 गुना 3 के फॉर्म में है। तो डायरेक्ट बात है, इतना लिखना है लिखो, नहीं भी लिखना है तो डायरेक्ट ये लिख के ये लिख सकते हो कि 6 पे पावर n जो है, यहाँ से लिख दो 6 पे पावर n को यदि 0 पर समाप्त होना है तो वह 2 गुना 5 के फॉर्म में होना चाहिए, परंतु 6 पे पावर n जो है वो 2 गुना के रूप में है। अतः क्या होगा, 6 पे पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 किस फॉर्म में है। तो वो भाज्य संख्या है। और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, इसको भी सिद्ध करना है कि ये भी क्या होना चाहिए, ये भी भाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। इसमें से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो 2 बार है तो एक बार कॉमन ले सकते हैं। अब 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 बच गया, इसका 1 और इसका 1, 1 प्लस 1 हो गया। अब हम लोग 13 को 13 ही रहने देते हैं। अब 7 गुना 11 कितना हो गया, 77 हो गया। ठीक है, 7 गुना 11 गुना 1 कितना हुआ, 77 प्लस 1 कितना हो गया, 77 प्लस 1। अब 13 और यहाँ पर 77 प्लस 1 कितना हो गया, 78, 13 गुना 78। तो अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 13 का 13 ही रह जाएगा। इंटू में 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 तिया 49, 49 गुना 2 कितना हो गया, 78। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इस संख्या में, इस संख्या के 2 से, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है ना, 1 से अधिक भाजक है, 2 से अधिक भाजक है। ठीक है, बहुत सारे भाजक आ गए यहाँ पे, 13, 2, 3 और 13। ठीक है, इस संख्या के क्या है, तो 2 से अधिक भाजक है, जो भाजक क्रमशः, भाजक जो है वो क्रमशः किस प्रकार है, तो भाजक क्रमशः है 1 है, 2 है, 3 है तथा 13 है। 1 है, 2 है, 3 है तथा 13 है। अतः ये क्या है, अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः ये क्या है, तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या वही होता है जिसका कि मतलब 1 से अधिक, 1 से अधिक या फिर 2 से अधिक जो है वो भाजक होना चाहिए। और अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल 1 से और स्वयं से कटता है, वही होता है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या वो हो गया जिसका 2 से अधिक जो है वो गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, उसका 2 से अधिक कम से कम गुणनखंड होना चाहिए। उसी प्रकार दिया है 7 गुना 6 गुना 5। ठीक है, उसी प्रकार क्या दिया है यहाँ पर देखो, उसी प्रकार दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, सेम इसी प्रकार दिया है कि अगर ये भाज्य संख्या है, अगर ये भाज्य संख्या है तो सिद्ध करना है कि ये भी भाज्य संख्या होना चाहिए। तो हम लोग सिद्ध करते हैं इसको भी भाज्य संख्या। ठीक है, इसमें से भी हम लोग कॉमन लेते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख रहे हो कोई ऐसा संख्या है जो 2 बार है, तो जी हाँ 5 2 बार है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बचेगा क्या, अंदर में ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 को हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 बच गया। उसी प्रकार लिख देते हैं। अब 5 का 5 हो जाएगा। अब सबको गुना करेंगे, जब सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1008 आएगा। ठीक है, जब इन सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1008, और प्लस में क्या है तो 1, तो 5 गुना 1009। ठीक है, 5 गुना 1009। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, तो 1 से अधिक इसका क्या है, यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, जल्दी बताओ। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 1 से अधिक इसका भाजक है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं, यहाँ भी 1 से अधिक भाजक है, यहाँ भी 1 से अधिक भाजक है। जैसे क्या क्या है, तो क्रमशः क्या है, 1 है, 5 है तथा 1009 है। तो ये क्या होगा, तो अतः यह क्या है, तो अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका।
उसको हम लोग कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर 1.3 करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसका चारों ओर क्या है, तो वो वृत्ताकार पथ है, ठीक है। और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को लग जाता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर को लगाने में रवि को कितना देर लगता है, तो 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, इस स्थान से वे दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, इस स्थान से दोनों दौड़ना चालू करते हैं। तो वो कब है ना, कब दोनों एक दूसरे जो है, कब दोनों एक साथ आके मिलेंगे, ठीक है, कब जो है दोनों एक ही स्थान पे आके मिलेंगे, तो वही हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको हम लोग जो है वो चुटकी का क्वेश्चन है, चुटकी बजाते बना देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया था कि सोनिया जो है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना देर लगता है, 18 मिनट लगता है। उसी प्रकार जो है वो दूसरा क्या था, रवि था, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। और क्या है, वो वृत्ताकार पथ है। तो कब वो दोनों एक दूसरे के साथ एक जगह पर आके मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 18 है ना, 18 को तोड़ लेंगे, 18 को तोड़ देंगे एंड 12 को भी तोड़ देंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 18 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, देखो 2 बार में इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे 9 बार में। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 बार में, ठीक है। अब फिर 3 से काट देते हैं, 1 बार में चला जाएगा, तो 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। 12 को उसी प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, सॉरी। तो अब हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या ले सकते हैं, एचसीएफ ले सकते हैं, बताओ एचसीएफ इसका निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताओ। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जब एचसीएफ दिया है तो इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, जब वो पूछेगा कि है ना दोनों कब आपस में मिलेंगे आके, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए हम लोग को वो वाला ट्रिक लगाना होगा जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में लगाए थे, ठीक है, आई थिंक 2 में ही था। दो संख्याओं का, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ तो हम लोग के पास है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 है, और दो संख्या क्या क्या है, 18 और 12, ठीक है। 18 गुना 12 इक्वल्स टू 6 और इंटू में एलसीएम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इधर इंटू में है, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, 18 गुना 12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम। तो अब हम लोग 6 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, 18 दूनी कितना हो गया, 36। एलसीएम हम लोग का कितना निकला, 36, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग का क्या निकला, 36। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वह दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, एक स्थान पर समान जगह पर मिलेंगे, समान जगह पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अगर समझ में आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।